थोड़ी सी 10 मिनट की 15 मिनट की वॉक शुरू करो, ब्रिस्क वॉक। जो आपका बेली का लोअर पाउच होता है ना, उसको अंदर करने के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। रोटी खाते हो तो आप 2 रोटी खाना शुरू कर दो, नहीं, हेल्दी न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट। ये बहुत ज़्यादा देसी घी और ये पंजीरियाँ और ये चीज़ें ये नहीं हेल्प करती। अगर आपका 5th मंथ के बाद भी गेन नहीं हो रहा ना, तो आपको बच्चे का ग्रोथ स्कैन कराना चाहिए। आप पूरी प्रेगनेंसी में कोई स्कैन ना कराओ, पर आप 20वें हफ्ते पे एक एनोमली स्कैन जरूर करा लो, वो जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कंजा एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ अडोरा बेबी न्यूबॉर्न स्टूडियो। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम हमने तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे बात की थी। हाँ। और वो मेरे ख्याल से हमारे फॉलोअर्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। जो न्यू मॉम्स हैं या भी प्लानिंग कर रही हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो आज हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर पे। बिल्कुल। जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजी को पीरियड लोग लेते हैं। खैर हाँ। ये तो मदर्स ये बता सकती हैं कि उनके लिए था कि नहीं। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का ज़ैनब आप बताएं, क्या कहाँ से ये स्टार्ट होता है पीरियड? सही है। कितने टाइम का है और क्या? सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका स्टार्ट होता है व्हेन यू क्रॉस द फर्स्ट पहले 3 महीने आपके पूरे हो गए, अगले आपके 4th मंथ से आपका आरडी जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ही हैपनिंग चीज़ें होती हैं, मज़े की। ठीक है। जब आप वाकई में जो है ना, आपको लगता है कि हाँ अब आप मदरहुड इंजॉय करना शुरू कर देते हो। एक तो पहले ट्राइमेस्टर वाला वो जो डिफ़िकल्ट वाला पीरियड होता है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ आना, मतली क्या है, वो सारी चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाती हैं आपकी, बल्कि ऑलमोस्ट सेटल हो जाती हैं। उसके अलावा आपको बेबी की ग्रोथ, सबसे जो हैपनिंग चीज़ है सेकेंड ट्राइमेस्टर की, वो बेबी की मूवमेंट। अच्छा। यू स्टार्ट फीलिंग इट। ठीक है। आपको ये महसूस होना शुरू होता है, वो जो किक्स, इट्स एंड बिट्स, और वो मज़े की आपको हल्की हलचल पेट के अंदर। और वो जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं उनको तो जब पहली दफ़ा वो किक महसूस होता है, आई थिंक वो बहुत ही कोई जन्नत वाली हेवनली टाइप फीलिंग होती है। हुआ होगा तुम्हारे साथ भी। मुझे भी जब पहली वो सडन किक थी ना, तो मैं तो उस टाइम को रिकॉर्ड कर लिया था कि अच्छा इतने टाइम पे इतने बजे मुझे पहला किक फील हुआ था। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। वैसे तो अक्सर वो फर्स्ट किक को ना, जो मतलब जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, वो अक्सर उनको आइडिया भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। मतलब वो उनको यही लगता है क्योंकि वैसे ही हो रहा है, मतलब पेट में गड़बड़ हो रही है या गैस हो रही है। हाँ, असल में हाँ वो यही हम कहते हैं कि आपने नोट भी करना शुरू कर देना है कि आपको बेबी की मूवमेंट, आप जैसे ही आपका 4th मंथ का एंड हो, 5th का स्टार्ट होना, तो आपको बेबी की मूवमेंट आना शुरू हो जानी चाहिए। अगर आपको बच्चे की हरकत नहीं महसूस हो रही ना, तो आपको परेशानी की बात है ये। आप 4 मंथ्स के बाद, हाँ, मिड ऑफ 4th या एंड ऑफ 4th, ठीक है, एंड स्टार्ट ऑफ 5th मंथ के तो फर्स्ट वीक पे डेफिनेटली आपको मूवमेंट फील होनी चाहिए, बच्चे की हरकत महसूस होनी चाहिए। ठीक है। तो जब हम पहले ट्राइमेस्टर के बाद भेजते हैं तो हम यही कहते हैं कि अब आप जो है ना 20वें हफ्ते के ऊपर हमारे पास आइएगा। ठीक है। जो आईडी बनता है कट ऑफ आपका 4, हाँ, क्योंकि 20वें हफ्ते के ऊपर हम एक स्कैन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उसे हम कहते हैं एनोमली स्कैन। ठीक है। क्योंकि 20वें हफ्ते तक आपके बेबी के सारे फीचर्स बन गए हैं। अब इसके बाद जो है ना, उसने साइज में बड़े होना है। उसकी आंखें, नाक, मुंह, दिल, फेफड़े, गुर्दे, हर चीज़ बन गई है। ठीक है, सब कुछ बन गया। तो एनॉमली स्कैन का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है उस बच्चे के अंदर, तो वो उस टाइम पे पिक हो जाएगी। ठीक है। तो वो हम आईडी कहते हैं कि 20वें हफ्ते से 24वें हफ्ते के दरमियान। 24वें हफ्ते से फिर ऊपर आप गुजर जाए तो वो लेट हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर ऑर्गन्स इतने बड़े हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें वाइटली वो फिर नज़र नहीं आती स्कैन के अंदर, आप उन्हें एग्जैक्टली पिक नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो आइडियल टाइम पीरियड है ना, वो 20 से 22.5 वीक के दरमियान जो है ना, हम जो भी मदर्स हैं उनको यही कहते हैं कि अब आप जो है ना, अब आपने जैसे 11वें हफ्ते के ऊपर स्कैन करवाया या वही जो 8वें हफ्ते पे स्कैन कराया ना, जो जिनका कोई मसला नहीं था उन्होंने 8वें हफ्ते पे करवाया। 8वें हफ्ते के बाद आपको दूसरा स्कैन 20वें से 22वें 24वें हफ्ते के दरमियान करवाने की ज़रूरत है। उसके अलावा दरमियान में आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर डॉक्टर्स आपको कह दें कोई आपका कोई मसला मसाइल खुदा ना वास्ता हो तो फिर आपको ज़रूरत है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मिल्क इनटेक और मल्टी सप्लीमेंट्स के अंदर कैल्शियम, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम और विटामिन डी, ये 2 चीज़ें। ठीक है। अब विटामिन डी के इंजेक्शन आते हैं जो हम कहते हैं कि आप तोड़ के पानी में, जूस में 15 दिन बाद ले लें, महीने में 1 दफ़ा ले लें, लेकिन आप लें ज़रूर। हम जहाँ रहते हैं
साउथ एशियन नेशंस जो होती हैं यूजुअली विटामिन डी डेफिशिएंसी ना थोड़ी कम होती है, क्योंकि धूप तो मिलती रहती है हमें, तो ना खाली कैल्शियम लेने का फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब होना है जिसम में तभी होना है जब आपने विटामिन डी साथ लेना है। अच्छा। तो विटामिन डी का यही तरीक़ेकार है कि आप हर 15 दिन बाद एक टीका तोड़ें और वो पी लें, जूस में, दूध में, किसी भी चीज़ में जिसमें आपको ठीक लगता है। और कैल्शियम आपने डेली स्टार्ट कर देना है 1 गोली रोज़ाना, ठीक है, क्योंकि वो कैल्शियम अब आपकी जिस्म से, क्योंकि अब बच्चे ने बड़े होना है साइज़ में इस टाइम के बाद, ठीक है, तो आपकी हड्डियों से निकल जो आपके अंदर के स्टोर्स है ना वो बच्चे को जाने हैं। सो एक तो आपके स्टोर डिप्लीट होने, कम हो जाने, ठीक हो गया। दूसरा आपके बच्चे को भी चाहिए ना एडिशनल न्यूट्रिशन, सो आपको वो सप्लीमेंटेशन के थ्रू पूरी करनी है। दूसरा आप अपना मिल्क इनटेक अगर आप पहले 1 गिलास लेते हैं तो आप 2 गिलास कर दें। अंडा खाएं, ठीक है, फ़िश खाएं, मीट खाएं, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि जो दूसरा ट्राइमेस्टर होता है ना उसके अंदर यूजुअली आपके अंदर खून की HB की कमी, ठीक है। अच्छा। बहुत सारी मदर्स होती हैं जिनके प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना वो खून की कमी हो जाती है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको एक तो अपनी बेसिक CBC करानी है, आपने ये देखना है कि आपकी HB कितनी है, ब्लड ग्रुप आप अपना करवा लें, बेस लाइन जो आपकी सारी टेस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा हेपेटाइटिस B, C का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि एंड के ऊपर अगर आपको गॉड फॉरबिड अगर C सेक्शन के लिए जाना पड़ता तो आपको पहले से पता हो कि आपका B, C स्टेटस क्या है, हेपेटाइटिस, काला यरकान, पीला यरकान वगैरह तो नहीं है। सो एक आप सेकंड ट्राइमेस्टर में आप अपनी एक बेस लाइन करवा लें, ठीक है। आइडियली वो कहते हैं कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आप बुकिंग स्कैन करवा रहे हैं तब भी आप एक CBC और ब्लड ग्रुप करवा लें। उसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में क्योंकि बच्चे का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाना है, आपको ना पोस्चर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, आपका उठना बैठना, थोड़ा सा कमर में दर्द का अक्सर ख़वातीन को मसला शुरू हो जाता है। वो कहती हैं कि हमारे ये लोअर बैक में कमर में नीचे ये बिल्कुल जो जगह है, नाक से नीचे जो जगह है वहाँ दर्द हो रही है, खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। दूसरा एक मसला जो कॉमन आना शुरू हो जाता है, वो कहती हैं कि हमें खट्टे डकार आ रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे का साइज़ बढ़ा रहा है आपके मैदे के ऊपर भी जोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स उसको हम कहते हैं, ठीक है, कि वो आपके जो स्टमक के अंदर जो खाना पीना कंटेंट है ना वो आपसे लगता है आपको ऊपर की तरफ आ रहा है और आपको नींद नहीं आती, रात को आप बड़ा अनकम्फर्टेबल होते हो। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने छोटे पोर्शंस में खाना है, डिवाइड खाना है, और सैलड ज़रूर खानी है। दूध बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एंटी एसिड है, वो आपके जो स्टमक की तेज़ाबियत है ना उसको ख़त्म कर देता है। आप दही लें, ठीक है। उसके अलावा आप थोड़ी सी वॉक करें। हम लोग का जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि जी अब हमल हो गया है तो अब बस बिस्तर पे बैठना है, अब चलना फिरना नहीं है, अब ये काम नहीं करने, वो काम नहीं करने, वो आपका जो पहला ट्राइमेस्टर वाला जिसमें आपने हमल ठहराना है वो नॉर्मल, मतलब थोड़ी सी चीज़ें जिसमें आपको स्टेयर्स का भी हम लोग यूजुअली कहते नहीं है, बहुत ज़्यादा एहतियात। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, आपका पहले कोई अबॉर्शन वगैरह नहीं है, तो आपको हम नहीं कहते कि आप नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी रोकें, आप करें, आप सारे काम करें जो आप रूटीन में करती हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है। तो इसी तरह सेकंड ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिकली ये कहने की ज़रूरत है कि आप बजाय कि बिल्कुल बैठ जाओ, आप थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट की तरफ लेके जाओ, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को टुवर्ड्स लेबर प्रिपेयर करना है फॉर थर्ड ट्राइमेस्टर। सो आप थोड़ी सी 10 मिनट की, 15 मिनट की वॉक शुरू करो, ब्रिस्क वॉक, ठीक है। थोड़ा बहुत आप कार्डियो कर सकते हो, और वो कहते हैं कि आपका जब 5वां महीना ख़त्म हो जाना तो जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, अब काफ़ी लोगों को पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो आइडिया है इस चीज़ का, जो नहीं है मतलब आपका ये जो चीज़ है हिप, ठीक है, बेसिकली इसको मजबूत करने के लिए इसके 2 फ़ायदे हैं। मतलब एक तो आपको लेबर, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी हो हर किसी की, ठीक है, तो उसके लिए आपके ये मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो बेबी को पुश आउट कर सकें, पहली चीज़। दूसरा, आपकी डिलीवरी के बाद जो आपका बेली का लोअर पाउच होता है ना, उसको अंदर करने के लिए भी ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, पहले से ही, क्योंकि आप अपने कोर मसल्स को, अपने इन पट्ठों को इतना मजबूत कर लेते हैं वो एक्सरसाइज करके, कि वो बाद में जब आप डीप ब्रीदिंग ही सिर्फ करते हो ना, तो आपका ये जो नीचे वाला वो बेली सा, जो बहुत सारी ख़वातीन को होता है कि ये मेरा पाउच अंदर नहीं जा रहा, तो वो बड़ी आसानी से अंदर चला जाता है, क्योंकि आपके मसल्स इतने स्ट्रेंथ हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, आपके सारे ये पट्ठों के ये फाइबर्स हैं, ये ऐसे ऐसे खुल रहे हैं, ये कमज़ोर हो गए हैं। आपने जो एक्सरसाइज की है वो ये आपके फाइबर्स को मजबूत बना रही है। अच्छा। वो इतने मजबूत हैं, जब डिलीवरी होगी उसके बाद इतनी मजबूती कि वो वापस अपनी जगह पे जल्दी आ जाएंगे, और ये क्लोज अच्छी तरह हो जाएंगे, जुड़ अच्छी तरह जाएंगे, तो वो बेली ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। तो ये इस चीज़ का ना डबल फ़ायदे हैं। तो जो आपकी ये कूले की एक्सरसाइजेस हम इनको कहते हैं, ठीक है, बड़ी सिंपल सी हैं, ठीक है। उसमें आप ऐसे, जैसे आप अपना पेशाब रोकने की कोशिश करते हैं ना,
जोर लगा के अंदर की तरफ, इसी तरह गहरा सांस लेके अपने ये वाले, आपको यहाँ पर महसूस हो प्रेशर, नीचे वाले जो आपके पट्टे हैं उनको, अच्छा ठीक है, मतलब आपने आराम से लेटे लेटे अपने बेड पे कर लेनी है, आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी योगा मैट की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, इट्स जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट। उसमें यही है कि जब आपने सांस अंदर लेना है तो ये चीज़ आपके ऊपर की तरफ खिंचनी चाहिए, ये वाले पट्टे, और जब आपने निकालना है तो ये नीचे की तरफ आपने जोर डालना है। तो बेसिकली आपके ये वाले रेक्टाइज होते हैं जो आपके सारे पट्टे होते हैं उनके लिए, तो ये आपने 5th अपने मंथ से जो है ना वो स्टार्ट कर देनी है एक्सरसाइज, और साथ में थोड़ी सी वॉक ऐड कर लें, और खाने पीने में वही जो मैंने बताया कि कैल्शियम, मिल्क इनटेक, अंडा, मीट, प्रोटीन्स आप अपनी ज़्यादा कर दें, छोटे पोर्शन में खाएं और फ्रीक्वेंट खाएं। अच्छा, अब ये जैसे मिल्क है तो ये बहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है मिल्क से, तो वो क्या इसके या अब ना मार्केट में जो है वो पास्चराइज मिल्क है, उसमें जो है वो ग्लूटेन फ्री, उसमें जो है लो फैट है, तो वो किसी भी फॉर्मेट में, और अगर बिल्कुल ही किसी का मतलब आप उसको शेक की फॉर्म में ले लो, आप उसको चाय की फॉर्म में ले लो, आप उसको खीर की फॉर्म में बना के ले लो, चाय भी मतलब आप मतलब एनीथिंग जो आप दूध तो जा रहा है ना उसी बहाने से, कुछ चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी में फेवरेट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आपकी बिल्कुल ही मतलब आपका दिल चिढ़ जाता है कि हमने ये नहीं खानी, तो वो उनके लिए ये है कि वो एग खाएं, फिर वो आर्टिफिशियल कैल्शियम सप्लीमेंट जो टैबलेट है वो लें, एग हाईली मतलब उसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो अंडा लें, वो फिश खाएं, ठीक है, वो दालें खाएं, वो पल्सेस लें, इस तरह की चीज़ें ले लें, जिसे ऑल्टरनेटिवली मतलब अपना कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जो है ना वो ज़रूर पूरा करो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ईट फॉर 2, हम कहते हैं ईट फॉर 2 नहीं, एटलीस्ट जो सप्लीमेंटेशन और जो उसकी बेबी की रिक्वायरमेंट है कल को उसकी बोन ग्रोथ और ये सब चीज़ों के लिए इतनी आप लो ज़रूर डाइट कि जिससे उसकी वो चीज़ें जो है ना वो केटर होती रहें बस। अच्छा, वैसे इतना भी नहीं करना कि आप हाँ नहीं ऐसा नहीं आपने करना, ठूसते नहीं जाना आपने कि आप पहले एक जिसमें आपकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो, आपके बेबी की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो, मतलब आप सैलड लो, बीन्स लो, दालें लो, मीट लो, एक रोटी खाते तब 2 रोटी खाना शुरू कर दो, नहीं, हेल्दी न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट है भी नहीं जाता, तो आप छोटे छोटे पोर्शन में दिन में आप 6 दफ़ा खा लो। आपने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया, आप 11 बजे फिर कोई छोटा सा स्नैक ले लो, आप 1 बजे अपना लंच कर लो, आप 2:30-3 बजे के करीब दोबारा स्नैक ले लो, 6 बजे के करीब कुछ लाइट सा फिर ले लो, 8 बजे फिर ले लो। सो मतलब आप छोटे पोर्शंस में खाओ, और किसी ऐसे बैलेंस खाना है आपने कि आपकी सारी चीज़ें पूरी हों, आपका प्रोटीन कंटेंट भी पूरा हो, आपके कार्ब्स भी पूरे हों, ठीक है, फैट्स भी पूरे हों, मतलब कि आपने गोश्त भी खाना है, आपने सब्जियां भी खानी है, आपने फल भी लेने, आपने चपाती भी लेनी है, पर बैलेंस उसका की ये है कि आपने बैलेंस चलना है, मेंटेन रखना है, दैट्स इट। मतलब आप जो हम बात कर रहे हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की, इसमें जो बेसिकली एक ही स्कैन ज़रूरी है, हाँ एक ही स्कैन 20 वीक्स में, और आप अपना CBC और टोटल ब्लड टेस्ट वो करवा लो, हाँ, ताकि ये भी एक कंपल्सरी आप कह लें, हाँ वो कंपल्सरी है, उसमें 2 चीज़ें आपकी पता लग जाती है ना, वही कि खून की कमी का पता लग जाएगा, क्या आपका पैटर्न चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से हम अगला अपना प्लान कर लेते हैं कि हमने क्या देना है, इसको सप्लीमेंट देने हैं नहीं देने हैं, इंजेक्शन की फॉर्म, टीकों की फॉर्म में देना है, या खाने से गुजारा हो जाएगा गोली खाली, तो वो चीज़ें थोड़ी सी जो है ना वो अगली चीज़ों के लिए आसानी हो जाती है। तो और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपने वही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। और हाँ, एंड एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, बेबी की मूवमेंट, बहुत सारे लोग जो है ना, जब आपको बेबी की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाए, आप ना उसको काउंट करो दिन में कम से कम 2 दफ़ा। अगर आपको मूवमेंट्स 4 से कम महसूस हो रही हैं या 20 से ज़्यादा महसूस हो रही हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट अच्छा, ज़्यादा पे भी आपने कंसल्ट करना है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी भी रीज़न ये है कि कभी कभी कोई बच्चे को ऑक्सीजन डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो रही है, या उसकी कोई कभी कभी बच्चे वो कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा, ये एक रीज़न है। हाँ रीज़न है कि वो फिर मतलब उसको बेचैनी है ना, वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव मूवमेंट है, या आपका ग्लूकोज लेवल लो है, कोई ना कोई चीज़ ऑल्टर्ड है जिसकी वजह से जो है ना, या तो मूवमेंट कम है या अच्छा, मुझे आनिया की दफ़ा ऐसे फील होता था कि मूवमेंट ना बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मतलब फिर मैंने गूगल पे सर्च करना कि क्या इसकी रीज़न हो सकती है कि इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा यूजुअली ऐसा हाइपर एक्टिव मूवमेंट्स बहुत ही लेस लाइकली होती हैं, लाइक 3-4 टाइम्स, इतना ज़्यादा नहीं, आपको इससे ज़्यादा नहीं होता, तो वो दे आर नॉट इतनी वो परेशानी वाली बात नहीं जितनी कम मूवमेंट्स है। तो अगर मूवमेंट कम होना तो यू नीड टू बॉदर अ लॉट, अगर मूवमेंट ज़्यादा भी है तो आप उसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, 1 दिन 2 दिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं। और उसके साथ ये है कि मूवमेंट ज़्यादा होने के साथ खुदा ना खास्ता आपको कोई स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है, कोई लीकिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब पानी पड़ना शुरू हो गया, या दाग लगना शुरू हो गया, ठीक है, या कोई और
चक्कर आने लग गया, आंखों का अंधेरा आने लग गया है, तो फिर आपको जो है ना वो करने की ज़रूरत है। और हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आफ्टर 28 वीक्स के बाद ना आपने अपना ब्लड प्रेशर हफ्ते में एक आधी बार ज़रूर चेक करा लें, स्पेशली वो माएँ जिनके ख़ानदान में ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कोई इस तरह की हिस्ट्री रही हो, वो ज़रूर, क्योंकि आपका जो है वो ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन इसी टाइम पे आती है। अगर खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी में होता है आपको बीपी का मसला, तो वो यूजुअली पोस्ट 20 वीक्स के बाद ही होता है। तो उसमें आप हफ्ते में एक आधी बारी जाके अपना बीपी चेक करवा लें घर के पास कहीं पे, और वो अगर 1-2 रीडिंग्स ठीक आती हैं तो फिर कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। पर अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा हायर साइड पे, मतलब अगर अब हर बंदे का बीपी फ़र्क होता है। अब किसी एक बंदे का नॉर्मली रूटीन में जैसे 90-60 रहता है, अगर उसका प्रेगनेंसी में 130/90 है तो वो परेशानी वाली बात है। अगर किसी का 100 रहता ही पहले ही 120/80 रहता है और अगर उसका 130/85 है तो फिर इतनी परेशानी की बात नहीं है। सो आपका अगर पहले क्या रहता है, यूजुअली लोग कहते हैं कि हमारा तो लो रहता है, तो अगर उससे आपने देखना है कि आपका पहले बेसलाइन कितना रहता था, उससे अगर 15 या 20 पॉइंट ज़्यादा बीपी आ रहा है ना, तो फिर आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना है। ज़ैनब, ये वेट गेन का जो प्रोसेस है सारा, इसको कितना आप मतलब हमें देखना चाहिए कि हमारा इतना बढ़ रहा है तो ठीक है, ये नॉर्मल में हम कहते हैं, अगर इससे ज़्यादा है या कम है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें या तो आपका वेट जो पहले 3 महीने हैं उनमें आइडली आपका 1 से 2 किलो ज़्यादा होता है, और कुछ लोगों का स्टैटिक रहता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता, ठीक है, या कुछ लोगों का थोड़ा बहुत 0.5 kg कम हो जाता है, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है, ठीक हो गया। 0.5 kg कम होना 0.5 kg नॉर्मल है, उतना ही रहना नॉर्मल है। 1 kg to 2 kg गेन हो जाना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मल है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से ज़्यादा वेट गेन शुरू होता है। हम कहते हैं कि आइडियल ये है कि 1 to 1.5 kg पर मंथ, इससे ज़्यादा गेन नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपके 4th मंथ से ऑनवर्ड 1 to 1.5 kg, मतलब टोटल आप प्रेगनेंसी में जो है ना 6 to 7 kg आप गेन करो, जिसमें आइडली आपका जो बेबी हेल्दी बेबी होता है वो 2.5 से 3.5 kg के दरमियान गेन वेरी करता है। जो आपका प्लेसेंटा और बाकी वो सारी वो चीज़ें होती हैं वो तकरीबन समझ लो वो 1.5 to 2 kg के दरमियान होती है। मतलब टोटल जो 5.5 kg है, 6 kg है, वो आपके बेबी का वेट और वो सारा वो बच्चा दानी का वो सारी उन चीज़ों का होता है। वो जैसे निकलते हैं तो जो आपने गेन एक्चुअल आपकी बॉडी के ऊपर चढ़ा होता है ना, बाकी वो सिर्फ 1-1.5 किलो ही बच जाता है। अच्छा, तो उसको उतारना कितना आसान है बाद में। सो द सेट टारगेट इज़ कि आपका 1 to 1.5 kg पर मंथ गेन हो 4th के बाद। और अगर रेशियो इससे ज़्यादा है तो यू नीड टू कट शॉर्ट योर मील्स, यू नीड टू लुक आउट, आपको थोड़ा सा मतलब वॉक करने की ज़रूरत है, थोड़ी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा देसी ये बहुत ज़्यादा देसी घी और ये पंजीरियाँ और ये चीज़ें ये नहीं हेल्प करती हैं। वही बात जो मैंने पहले कही है कि आप बैलेंस खाओ, पोर्शंस में खाओ, प्रॉपर खाओ, दैट्स इट। आप अगर नट्स ले रहे हो एक टाइम पे स्नैक में, तो एक मतलब जिसमें 2 बादाम, 2 काजू, 2 पिस्ता, दैट्स इनफ। उससे ज़्यादा खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मील पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे सामने तो मेरी अपना ही मुझे याद आता है कि जब ये सेकेंड टाइम मेरा वेट कुछ ज़्यादा, हालांकि मुझे नहीं लग रहा था पर डॉक्टर को लग रहा था कि तुम गेन ज़्यादा कर रही हो। मुझे था कि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की तरह नॉर्मल वेट गेन हो रहा है मेरा, तो उनको लग रहा था। और उन्होंने साथ ही ना वो डायबिटिक, हाँ मैं यही बताने लगी थी, वो आपको प्रोफाइल करवाना होता है। अगर बहुत एक्सेसिव वेट गेन हो रहा हो ना, ज़्यादा वेट गेन हो रहा हो, तो डायबिटीज़ रूल आउट करनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको खुद भी लग रहा है कि सिम्टम हो सकता है वेट गेन का हो सकता है, क्योंकि उसमें ही होता है डायबिटीज़ में आपको भूख ज़्यादा लगती है, असल में आपको पता नहीं लग रहा होता। लोग यूजुअली ये कहते हैं कि हाँ हमल है इसलिए ज़्यादा भूख लग रही है, वो आपको रूटीन से ज़्यादा भूख लगती है और आप ज़्यादा खा रहे होते हो। आपकी बॉडी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी आपको क्रेविंग हो रही होती हो, क्रेविंग्स हो रही होती हैं। और कभी कभी आपकी क्रेविंग्स इस तरह की होती हैं कि सारी आप मीठी चीज़ें, ये सारी वो जो वेट गेन कराने वाली चीज़ें हैं। मतलब वो उन्होंने तो मुझे, डॉक्टर ने तो सबसे पहले ना मुझे वो चावल और जमीन के अंदर वाली सब्जियां, आलू और सारे, और ये तो मेरी वीकनेस थी ना थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कि यही छोड़ने का कह दिया। कहते हैं कि जो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें पुराने ज़माने चले गए हैं जब कहते थे वेट गेन ज़्यादा हो तो बच्चा हेल्दी होता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में आई ओनली गेन 6 kg वेट। अच्छा, ठीक है। और आबिश ठीक थी, नॉर्मल हेल्दी बेबी थी, उसका वेट ठीक था, एवरेज वेट जितना होना चाहिए उतना था। मतलब हम यही कहते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही गेन होना चाहिए ना। बाद में आपके लिए मसले मसाला नजर आ रहा है वो नहीं है, अंदर से बच्चा तो उतना ही निकलना है जितनी उसको गई है डाइट। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपका इससे कम है
हाँ मतलब तो अगर then आपका you need 1 to worry. kg भी गेन नहीं हो तो रहा तो भी यू नीड टू वरी। तो वो क्या रीज़न हो सकती है उसकी? उसमें भी कि आपके बेबी का प्रॉपर वेट नहीं गेन हो रहा है नहीं या मदर? उसमें बेबी का वेट गेन भी नहीं हो रहा होता, और कुछ मदर्स ऐसी होती है जिनका जेनेटिकली पैटर्न ही मतलब बॉडी हाँ। ऐसी होती है कि वो नहीं गेन करते, ठीक है। सो लेकिन ये है कि आपका 5th मंथ के बाद वेट गेन मैंडेटरी है, क्योंकि 5th मंथ के बाद बच्चे की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अगर आपका 5th मंथ के बाद भी गेन नहीं हो रहा ना, तो आपको बच्चे का ग्रोथ स्कैन कराना चाहिए आइडियली, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ना फिर स्कैन जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बच्चे का वेट भी करते हैं। हम एस्टिमेटेड वेट आ जाता है बेबी का कितना चल रहा है, तो वो फिर आपको पता लग जाता है कि आपके बच्चे का वेट नॉर्मल इतने हफ्तों पे इतना होना चाहिए, वो है या नहीं है। नहीं है तो फिर उसके हिसाब से फिर हम सप्लीमेंट्स देते हैं, डाइट्स बताते हैं कि नहीं आप ये स्टार्ट कर दें। सो वेट ज़्यादा होना, वेट कम होना, यही कुछ चीज़ें हैं। बेबी की मूवमेंट्स को आपने रखना है नज़र में। अपना ब्लड प्रेशर हफ्ते में एक आधी बारी चेक कराना है। एक आपने एनॉमली स्कैन बहुत मस्ट है, बहुत मस्ट है। यू कैन मिस ऑल द स्कैन्स। आप पूरी प्रेगनेंसी में कोई स्कैन ना कराओ, पर आप 20वें हफ्ते पे एक एनॉमली स्कैन ज़रूर करा लो, वो ज़रूरी है। ठीक। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत है ये वैसे वाकई में इतना हम इसको लेते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सबसे पहले जो आपने बताया था कि बेबी की मूवमेंट, हाँ बिल्कुल, मोस्टली लोग मेरे ख्याल से ना 6 मंथ के बाद जाके फील करना शुरू करते हैं और उनको होता है कि अच्छा जी अब नॉर्मल है कि हाँ 6 मंथ्स में आके हो गया, लेकिन शुरू पे 4 मंथ्स के बाद थोड़ा अपने ना फोकस वो हम ये कहते हैं कि आप आराम से जब रेस्ट कर रहे हो, तो जब शोर शराबा नहीं सुकून से लेट के आपको शुरू पे हल्की हल्की सी टैपिंग फील होती है। जैसे आपकी दरवाजे पर या वॉल के ऊपर कोई चीज़ हल्की हल्की उठा करके टच करी, बिल्कुल बहुत लाइट सी मूवमेंट फील होती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब बेबी की मतलब ग्रोथ होनी है, तो फिर प्रॉपर आपको आप ये सोचो कि शुरू वाले दिनों में लाइक आपको 4.5 महीनों में पूरा प्रॉपर फील होगा, वो नहीं होगा। हाँ बट द थिंग इज़ कि आपको हल्की ऐसी वो गशिंग और वो हल्का हल्का टैपिंग और टच वो फील होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा आज का सेकंड ट्राइमेस्टर का। हमने आपसे थोड़ी बहुत बातें शेयर की, होपफुली ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रही होंगी। हाँ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए थर्ड ट्राइमेस्टर जो है थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उसका जिक्र करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से फिर बहुत इम्पॉर्टेंट एक वो है जिसके बाद आपने डिलीवरी है और सारा जितना भी होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।